प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अच्छी नौकरी और सैलरी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। कच्चे तेल के दाम घटे लेकिन आम जनता को नहीं राहत, फैक्ट्रियों को सस्ता और जनता को महंगा मिल रहा है डीजल। और उदयपुर में कब्रिस्तानों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुस्लिम समाज में रोष, प्रशासन से की कब्जा मुक्त कराने की अपील। उदयपुर में नौकरी और अधिक वेतन का लालच देकर एक नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी हेमंत गमेती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट में आरोपी की मां और मौसी पर भी साजिश और बंधक बनाने में सहयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता 12 दिन बाद आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। महज एक अच्छी नौकरी और ज्यादा वेतन का सपना दिखाकर एक 16 साल की नाबालिग बच्ची को ऐसी साजिश में फंसाया गया जिसने उसकी जिंदगी खराब कर दी। आरोप है कि पहले उसे झांसे में लेकर राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन बुलाया गया, फिर नशीला पदार्थ मिला पानी पिलाकर ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र ले जाया गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 6 जुलाई को नाबालिग घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, जिस पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 18 जुलाई को युवती ने अपनी मां को फ़ोन कर घर लौटने की जानकारी दी। घर पहुंचने पर उसने पूरी आपबीती परिजनों को बताई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी हेमंत गमेती ने युवती को अच्छी नौकरी और अधिक वेतन का लालच देकर राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन बुलाया। वहां पानी पिलाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और आरोपी उसे ट्रेन में बिठाकर महाराष्ट्र ले गया। अगले दिन होश आने पर बच्ची ने खुद को महाराष्ट्र में पाया। पीड़िता के अनुसार उसे अपने एक परिचित के पास ले गया और बाद में एक अन्य व्यक्ति के घर, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे वापस उदयपुर लाकर एक परिचित के घर में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान दोबारा दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट में आरोपी की मां और मौसी पर भी कपड़े और खाना उपलब्ध कराने के साथ साजिश में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। मौका मिलने पर लड़की आरोपी के चंगुल से भाग निकली और अपने घर पहुंची। पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने आरोपी हेमंत गमेती सहित उसकी मां और मौसी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद आम उपभोक्ताओं को डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि जहां बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को निजी कंज्यूमर पंपों पर डीजल करीब 94 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं आम लोगों को रिटेल पेट्रोल पंपों पर 98 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। इस मूल्य अंतर को लेकर प्रदेश भर में ट्रांसपोर्टर्स, किसानों और मध्यम वर्ग में नाराजगी है। क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट के बीच डीजल के खुदरा और बल्क रेट में बड़ा अंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा है कि तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हुए कच्चे तेल का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पूरी तरह नहीं पहुंचा रही हैं, जबकि बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम दरों पर डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
उदयपुर में रिटेल पेट्रोल पंपों पर डीजल का औसत भाव 98 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बताया जा रहा है, जबकि बड़ी फैक्ट्रियों के निजी कंज्यूमर पंपों पर यही डीजल करीब 94 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध है। यानी आम उपभोक्ता को प्रति लीटर करीब 4.5 रुपये अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में ब्रेंट क्रूड 75 से $90 प्रति बैरल के बीच रहा। वर्ष 2026 में फरवरी के दौरान ये $120 प्रति बैरल तक पहुंचा। अप्रैल और मई में $110 के आसपास बना रहा और जून में घटकर करीब $90 प्रति बैरल पहुंच गया। इसके बाद कीमतें $70 से $71 प्रति बैरल तक आने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब क्रूड रिकॉर्ड स्तर पर था तब तेल कंपनियों ने बल्क उपभोक्ताओं के लिए डीजल का रेट बढ़ाकर करीब 138 रुपये प्रति लीटर कर दिया था। वहीं अब क्रूड सस्ता होने के बाद उद्योगों के लिए यही दर घटाकर 94 रुपये प्रति लीटर कर दी गई, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमत लगभग 98 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1.85 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। इनमें उदयपुर संभाग की हिस्सेदारी करीब 25 लाख लीटर प्रतिदिन बताई गई है। प्रति लीटर करीब 4.5 रुपये के अंतर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस मूल्य अंतर से उदयपुर संभाग के उपभोक्ताओं पर प्रतिदिन लगभग 1.12 करोड़ रुपए और पूरे राजस्थान में करीब 8.32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर्स, किसान और मध्यम वर्ग इस मूल्य निर्धारण नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उदयपुर शहर के ऐतिहासिक कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण को लेकर मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन के सामने बड़ा मुद्दा उठाया है। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कब्रिस्तानों का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्षों से अतिक्रमण के कारण कई कब्रिस्तान अपने मूल स्वरूप और क्षेत्रफल को खोते जा रहे हैं, जिससे धार्मिक गतिविधियों और अंतिम संस्कार तक में परेशानी हो रही है। उदयपुर के विभिन्न मुस्लिम संगठनों और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मकबरा कब्रिस्तान, ब्रह्मपोल कब्रिस्तान, पटेल सर्कल कब्रिस्तान और खांजीपीर कब्रिस्तान सहित अन्य वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में मांग की गई कि राजस्व और वक्फ अभिलेखों के आधार पर सभी कब्रिस्तानों का सीमांकन कराया जाए और जहां भी अतिक्रमण पाया जाए वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पलटन मस्जिद के सेक्रेटरी रियाज हुसैन ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियां लगातार सिमटती जा रही हैं। उनका कहना है कि पलटन मस्जिद से जुड़ी करीब 10 बीघा ज़मीन रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद अब लगभग 5 बीघा ही बची है। उन्होंने पटेल सर्कल कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता प्रभावित होने का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे अंतिम संस्कार और फातिहा पढ़ने आने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार से रिकॉर्ड के अनुसार ज़मीन सुरक्षित कराने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। वक्फ बोर्ड के जिला चेयरमैन सलीम खान ने कहा कि शहर के कई कब्रिस्तान और दरगाहों से जुड़े मामलों में समय के साथ विवाद बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि साल 1964 के सरकारी सर्वे के आधार पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ही वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की सुरक्षा का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर टीम गठित की गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी। वहीं खांजीपीर के सदर कलीम खान ने आरोप लगाया कि खांजीपीर कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता पूरी तरह बाधित हो चुका है। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार और कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाने वाले लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अप्रोच रोड बहाल करने, अतिक्रमण हटाने और भविष्य में दोबारा कब्जे नहीं होने देने के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोग फातिहा दुरूद करना चाहते हैं तो कैसे करें? बहुत अफसोस की बात है। ऐसे कई आप लीजिए शास्त्री सर्कल पे जिस तरह से कब्जे हुए हैं, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में ना तो किसी तरह का कोई दुकानदारी हो सकती है, ना किसी तरह का कोई आप काम कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ कब्रें ही महफूज रहती है। इस तरह से जो काफी लंबे टाइम से ये काम चल रहा है कब्रिस्तानों पे और मस्जिदों पे सेटअप पे अभी जो चल रहा है कि हमारे एमएलए साहब वहाँ के रोड को सिर्फ पलटन मस्जिद के बाहर के रोड को ही बढ़ाना चाहते हैं, बाकी वो जो है रोड हाथीपोल से लेके वो एज इट इज रहे। तो ये कैसे हो सकता है? तो आप इनकी सोच देखिए। हमने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह ना करके हमारे रिकॉर्ड में जितनी जमीन है वो हमें लौटाई जाए, और ये हम प्रशासन से ही मांग करते हैं और
राज्य सरकार से भी मांग करते हैं। अभी ज्वलंत मुद्दे जो आए, ब्रह्मपोल कब्रिस्तान है, सूरजपोल कब्रिस्तान है, खांजी पीर कब्रिस्तान है, इनमें बहुत सी दिक्कतें ही पहले ध्यान दिया या नहीं दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुकरबे कब्रिस्तान के ले लो तो बहुत सी होटलों वाले ने दरवाजे खोले हुए हैं पीछे, बहुत सोने खिड़की दरवाजे, तो परमिशन किसकी ली? जबकि कब्रिस्तान ले लो, शमशान ले लो, इसमें खिड़की दरवाजे नहीं खुलने चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल। अब रही बात, अभी आपने मुझसे पूछा कागजों की, तो ये सर 1964 का जो सर्वे है जो गवर्नमेंट करती है, हमारे अधीन नहीं है सर्वे तहसीलदार करते हैं, पटवारी करते हैं, और संबंधित जो रिपोर्ट है कलेक्टर साहब के पास जाती है और कलेक्टर साहब से राजस्थान सरकार को भेज जाती है, वो राजस्थान सरकार हमें वक्फ बोर्ड को देती है, वही सर्वे है। हम उसी संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पहले समझते ही नहीं थे, सारा भाईचारा था, लेकिन जैसे जैसे आज माहौल जो चेंज हुआ उस आधार पर बहुत ने कई मकान बना लिए, बहुत सी दिक्कतें आई, तो उन दिक्कतों का समाधान मेरे पास ट्रिब्यूनल है, हमारा खुद का न्यायालय है। माननीय सेशन अदालत को सुनने का अधिकार नहीं है, नहीं आपके मुंसिफ या किसी अदालत को, सिवाय एक अदालत ट्रिब्यूनल जो जयपुर में है उसको सुनने का अधिकार है। मेरी कोशिश काफी टाइम से रही है, हर एक जगह की हर संपत्ति की एक कमेटी बन जाए बोर्ड से, ताकि वो उसको फाइट कर सके। अप्रोच रोड का ये हाल कर रखा है कि उसके ऊपर जमाने भर का खर्चा डाल रखा है। वहाँ रोड पेक है, बारिश का मौसम है, जिन लोगों के अहबाब वहाँ दफन है, वो लोग अगर कब्र पे फातिहा पढ़ना जाना चाहते हैं तो वो लोग नहीं जाते, मन महसूस के रह जाते। हम कई बार इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात, अपने दर्द को कह चुके कि लिहाजा हमें फकत नागरिक होने के नाते ये सुविधा चाहिए कि कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए, वहाँ अप्रोच करने तक के लिए जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है वो दी जाए। अभी हाल फिलहाल हमने वक्फ कमेटी जो है जनाब सलीम साहब मोहतरम, सदर मोहतरम की मौजूदगी के अंदर यहाँ ज्ञापन दिया है, और बहुत सारे मसले हैं, चाहे वो 70 बीघा जमीन हो, 80 बीघा हो, 50 बीघा की 10 बीघा रह गई, तो हम चाहते हैं कि अतिक्रमण जो है हटाया जाए, दोबारा से अतिक्रमण नहीं हो, उसके लिए हुकूमत प्रशासन मुस्तैद रहे कि दोबारा से ये गलती फिर ना हो। हमारी मांगों में एक मांग ये। राजस्थान स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से एक फर्जी फाइनेंस कंपनी की महिला निदेशक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि निवेशकों को फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। पुलिस अब मनी ट्रेल, फरार आरोपियों और देश भर में फैले साइबर नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के बहुत चर्चित मामले में राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोल्डन लीजन लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वर्चुअल मर्चेंट खातों के संचालन में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मामले में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को स्टेट साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित को व्हाट्सएप के माध्यम से गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर KDE1gold.net नामक फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया गया। इसके बाद विभिन्न बैंक खातों और वर्चुअल खातों में 12 करोड़ 9,65,512 रुपए जमा करवाकर धोखाधड़ी की गई। जांच में ये भी सामने आया कि साइबर अपराधियों ने शुरुआत में पीड़ित के वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर उसका विश्वास जीता और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया। जब पीड़ित ने अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो आयकर, प्रोसेसिंग शुल्क, अकाउंट अनफ्रीज शुल्क और अन्य चार्ज के नाम पर बार बार अतिरिक्त रकम जमा करवाई गई। करोड़ों रुपए लेने के बावजूद ना तो निवेश की गई राशि लौटाई गई, न ही निकासी की अनुमति दी गई। एडीजी साइबर क्राइम के निर्देशन में स्टेट साइबर क्राइम थाना जयपुर की टीम ने तकनीकी और वित्तीय साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि साइबर ठगी में उपयोग किया गया वर्चुअल मर्चेंट खाता प्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया था, जिसका संचालन गोल्डन लीजन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा था। ऑनबोर्डिंग, KYC, ड्यू डिलीजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। संबंधित खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
1930 पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होना भी जांच में सामने आया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले आरोपी इकबाल अहमद के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। अब गिरफ्तार आरोपी दिव्या सिंह कुशवाहा का 5 दिन का पुलिस रिमांड लेकर मनी ट्रायल, फरार आरोपियों की भूमिका, डिजिटल साक्ष्यों और साइबर नेटवर्क के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही राजस्थान सहित अन्य राज्यों में इस नेटवर्क से ठगी का शिकार हुए लोगों की पहचान भी की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने आम जन से अपील की है कि अधिक या गारंटेड रिटर्न का लालच देने वाले निवेश प्रस्तावों से सतर्क रहें। केवल पंजीकृत और विश्वसनीय निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। हज के लिए कम संख्या में आ रहे आवेदनों और पिछली यात्रा के दौरान सामने आई समस्याओं को लेकर मुस्लिम महासंघ ने उदयपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से हज कमेटी ऑफ इंडिया को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मक्का मदीना में बेहतर ठहराव, भोजन व्यवस्था, बुजुर्ग हाजियों के लिए सुविधाएं, एयरपोर्ट पर बेहतर व्यवहार और 65 वर्ष से अधिक उम्र के हाजियों को किराए में 50% छूट देने सहित कई मांगे रखी गई हैं। हज 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान सामने आई कम भागीदारी को लेकर मुस्लिम महासंघ ने चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद उदयपुर सहित कई जिलों में अपेक्षा से काफ़ी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। उदयपुर में केवल 170 आवेदन आने का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में दावा किया गया है कि इसकी मुख्य वजह हज कमेटी की व्यवस्थाओं के प्रति लोगों का घटता विश्वास है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले वर्षों में मक्का और मदीना में उपलब्ध कराए गए होटलों की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। वहां से लौटे हाजियों के अनुभवों का असर नए आवेदनों पर भी पड़ा है। साथ ही होटलों में स्वयं भोजन बनाने की सुविधा बंद होने से हाजियों को बाहर से भोजन खरीदना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है और विशेष रूप से बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम महासंघ ने ये भी कहा कि हज प्रक्रिया के अत्यधिक डिजिटलीकरण के कारण वरिष्ठ नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी प्रक्रियाओं की वजह से कई बार आवश्यक धार्मिक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने में भी परेशानी आती है। ज्ञापन में कमरों में क्षमता से अधिक हाजियों को ठहराने पर भी आपत्ति जताई गई है। संगठन ने मांग की है कि 4 बेड वाले कमरे में केवल 4, 2 बेड वाले कमरे में 2 और 6 बेड वाले कमरे में 6 ही हाजियों को ठहराया जाए। साथ ही प्रत्येक 50 हाजियों पर एक खादिमुल हुजाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार, उड़ानों में देरी रोकने, हाजियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ हाजियों को हवाई किराए में कम से कम 50% विशेष छूट देने की मांग रखी गई है। सबको बहुत परेशानी हुई, खाना ढूंढने में, होटल ढूंढने में काफी वक्त जाया होता है और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका पेट की बीमारी आदि का भी सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जब एयरपोर्ट से जाते हैं तो एयरपोर्ट के कर्मचारियों का भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। कई हाजियों का सामान आते वक्त भी चोरी हुआ। हज कमेटी को बार बार इंफॉर्मेशन करने के बाद भी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना कोई समाधान किया गया। हम हज कमेटी के पे यह निवेदन करना चाहते हैं मुस्लिम महासंघ की तरफ से कि जो 4 दिनों का बेड होता है उसके अंदर एक बेड एक्स्ट्रा लगा देते हैं वो, तो उससे जो हाजी वहाँ पे कमरे में ठहरते हैं उससे भी उनको काफी परेशानी होती है, चलने में, ठहरने में, इधर उधर हर तरह से। मतलब तो जो 4 का रूम है उसमें 4 हाजियों को ठहराए और 2 का रूम है तो 2 ठहराए और 6 का है तो 6 को ठहराए, एक्स्ट्रा बेड नहीं लगाए। इस तरह से 65% से जो 65 वर्ष से ऊपर जो हाजी हज यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए हम मांग करते हैं कि 50% किराए के अंदर उनको छूट दी जाए और वापस हाजियों के अंदर अपना हज कमेटी अपना विश्वास कायम करे। ये हमारे सुझाव हैं, इस पर विचार कर अल्पसंख्यक मामला से भी हम निवेदन करते हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए। उदयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रशासन ने समीक्षा बैठक आयोजित की। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागवार MOU की प्रगति का आकलन किया गया। कलेक्टर ने लंबित और प्रक्रियाधीन प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में बुधवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान MOU समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए निवेश समझौतों की वर्तमान स्थिति और उनके क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना था। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की ओर से किए गए एमओयू की विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग से अब तक की प्रगति, क्रियान्वित परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन प्रस्तावों की जानकारी ली। साथ ही जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि निवेश प्रस्तावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि उद्योगों की स्थापना, रोजगार सृजन और जिले के आर्थिक विकास को गति मिल सके। उन्होंने प्रक्रियाधीन प्रकरणों में अनावश्यक देरी नहीं होने देने और सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से जुड़े निवेश प्रस्तावों की प्रगति से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। देश भर से भक्त भगवान के दरबार में नगद राशि के साथ सोना चांदी भी श्रद्धापूर्वक भेंट कर रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले से सामने आया है, जहां से पहुंचे एक श्रद्धालु ने भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में 11 किलो 400 ग्राम चांदी भेंट कर अपनी आस्था प्रकट की। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर गुप्त रूप से नगद राशि, सोना और चांदी दान कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के देवास जिले से आए एक श्रद्धालु ने मंदिर के भेंट कक्ष में पहुंचकर 19 चांदी की सिल्लियां भगवान सांवलिया सेठ को समर्पित की। मंदिर प्रबंधन के अनुसार श्रद्धालु अपने हाथों में चांदी की सिल्लियां लेकर भेंट कक्ष पहुंचे और उन्हें दान स्वरूप टेबल पर रख दिया। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने नियमानुसार चांदी का वजन कराया, जिसमें कुल 11 किलो 400 ग्राम चांदी होना पाया गया। दान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालु का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। श्री सांवलिया सेठ मंदिर देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल है, जहां प्रत्येक माह भंडार और दान राशि की गणना की जाती है। इस दौरान करोड़ों रुपए की नकद राशि के साथ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी प्राप्त होती है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार श्रद्धालुओं की ओर से हर माह औसतन करीब 100 किलो चांदी दान स्वरूप मंदिर पहुंच रही है, जो भगवान सांवलिया सेठ के प्रति बढ़ती आस्था और अटूट विश्वास का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। उदयपुर में बुधवार सुबह आखिरकार मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली। सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुई तेज बारिश करीब 1 घंटे तक जारी रही, जिससे शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश का दौर शुरू हो गया है, पर जिले में अब तक सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है। लंबे इंतजार के बाद बुधवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने उदयपुर में मॉनसून की सक्रियता का एहसास कराया। सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुई बारिश करीब 6:30 बजे तक लगातार होती रही। इस दौरान शहर के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा और मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद शहर में तापमान में गिरावट महसूस की गई और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। डबोक स्थित मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने उदयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आगामी दिनों में भी बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि बारिश की गतिविधियां जारी रहने से तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा और मौसम सुहावना रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जिले में अब तक सामान्य से करीब 38% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन मौजूदा मौसम प्रणाली को देखते हुए आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजसमंद जिले की मंडावर ग्राम पंचायत मंगलवार को उस समय देशभक्ति के रंग में रंग गई जब भारतीय सेना का प्रशिक्षण पूरा कर अग्निवीर नितेश सिंह चौहान पहली बार अपने गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गांव तक भव्य स्वागत रैली निकाली।
जगह जगह पुष्प वर्षा, फूल मालाओं और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। भारतीय सेना का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे अग्निवीर नितेश सिंह चौहान का मंडावर ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अग्निवीर नितेश सिंह के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, महिलाएं और आसपास के काचबली और पीपली गांवों के लोग एकत्रित हुए। नेशनल हाईवे से शुरू हुई भव्य स्वागत रैली पूरे गांव में उत्साह और देशभक्ति का संदेश देती नजर आई। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने भारत माता की जय और जय हिंद के गगनभेदी नारों के साथ अग्निवीर का स्वागत किया। पूरे मार्ग पर देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी, जबकि विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर, साफा बांधकर और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। रैली मंडावर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सिरोला स्थित भगवान देवनारायण मंदिर पहुंची, जहां अग्निवीर नितेश सिंह ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में सिरोला के ग्रामीणों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंडावर निवासी हुकुम सिंह ने कहा कि भारतीय सेना में सेवा देना प्रत्येक युवा के लिए गर्व और सम्मान की बात है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत उदयपुर पुलिस ने जागरूकता का बड़ा अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के नेतृत्व में जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के स्टेक होल्डर्स की बैठक आयोजित कर महिला सुरक्षा, पीड़ित सहायता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संयुक्त रणनीति तैयार की गई। महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत पूरे जिले में एक साथ जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। अभियान के प्रथम चरण में उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन की अध्यक्षता में करीब 323 सरकारी और निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ विशेष ऑनलाइन संवाद हुआ। इस दौरान डॉक्टर अमृता दोहन ने कहा कि जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज की पहचान है। उन्होंने छात्राओं से किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ निर्भीक होकर आवाज़ उठाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उदयपुर पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस परामर्श केंद्र अंजना सुखवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन उदयपुर चेतना भाटी की मौजूदगी में विद्यार्थियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन, नवीन न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच और पॉश एक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राजकॉप ऐप, गरिमा हेल्पलाइन 1090, साइबर हेल्पलाइन 1930, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला बीट अधिकारी योजना, सेल्फ डिफेंस और महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के बारे में भी जागरूक किया गया। अभियान के दूसरे चरण में कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन की अध्यक्षता में स्टेक होल्डर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, महिला और बाल विकास, वन स्टॉप सेंटर, सामाजिक न्याय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, CWC, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, परिवहन और राजीविका सहित 15 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एडीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण राय, अंजना सुखपाल, चेतना भाटी, पुलिस उप अधीक्षक नीतू सिंह, विनय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर अमृता दोहन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ पीड़ित महिलाओं को त्वरित राहत पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर पुलिस जिले की हर महिला और बेटी को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अच्छी नौकरी और सैलरी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। कच्चे तेल के दाम घटे लेकिन आम जनता को नहीं राहत, फैक्ट्रियों को सस्ता और जनता को महंगा मिल रहा है डीजल। और उदयपुर में कब्रिस्तानों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुस्लिम समाज में रोष, प्रशासन से की कब्जा मुक्त कराने की अपील।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।